दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यूपी आर्मिनल TG2 के एग्ज़ाम हुए हैं और आज 14 जुलाई को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका एनालिसिस इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। स्पेशली जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ उनके लिए एनालिसिस इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो यदि आपका एग्ज़ाम कल यानी 15 जुलाई को होना है या फिर 17 जुलाई को एग्ज़ाम होना है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना। सभी पेपर्स की एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। आज 14 जुलाई 2021 को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस है उसका भी वीडियो जल्दी आ जाएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जैसे वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप पेपर देकर आए हैं तो ज़रूर देखें कि क्या यही क्वेश्चन आए थे क्या, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सवाल पूछा गया कि किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा बंद रखी जाती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले भी मैंने कई बार करवाया है और क्वेश्चन ये और बाकी जब भी आप और आगे के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि यहाँ पेपर अच्छा था। जिन स्टूडेंट्स की रेगुलर तैयारी थी उनके हिसाब से पेपर का लेवल अच्छा था, ठीक ठाक था। यानी ये नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं पूछा या बहुत ईजी पूछ लिया गया, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो पेपर का लेवल सही था। ITI में जो रेगुलर स्टडी करते हैं उनके हिसाब से पेपर था। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो करंट ट्रांसफार्मर होता है ना, CT, उपयोग से पहले इसकी सेकेंडरी को हमेशा शॉर्ट किया जाता है। यानी एक CT की सेकेंडरी कभी ओपन नहीं रखी जाती है, वो हमेशा शॉर्ट सर्किटेड रखी जाती है। यदि एक CT की सेकेंडरी ओपन रह जाती है तो उसकी कोर सैचुरेट हो जाती है और ब्लास्ट होकर के CT फट सकता है। इसलिए यानी CT की कोर कभी सैचुरेट नहीं होनी चाहिए पूरी तरह से। इस वजह से हम उसकी सेकेंडरी को हमेशा क्या रखते हैं, बंद रखते हैं। और हम सब जानते हैं कि ये करंट मेजर करने के लिए इंडक्शन मीटरों के साथ लगती है। तो इसका आंसर आपको धारा परिणामीत्र यानी CT करना था। आगे दोस्तों इंडक्शन मोटर का 3 फेज़ इंडक्शन मोटर से काफ़ी सवाल पूछे गए। स्लिप पर आधारित न्यूमेरिकल भी पूछा, स्लिप के थ्योरेटिकल सवाल भी पूछे, रोटर स्पीड का भी सवाल पूछा और रोटर कॉपर लॉस का फॉर्मूला भी पूछा। रोटर कॉपर लॉस के न्यूमेरिकल भी आए। काफ़ी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर से सवाल आए तो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। सवाल पूछा कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में स्लिप का मान 1 यानी इकाई जो है वो किस कंडीशन में रहता है। देखो स्लिप का मान इकाई होता है तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा उत्तर आपका, ठीक है। 1 तो तब होता है जब स्टैंड स्टिल कंडीशन हो। स्टैंड स्टिल का मतलब दूसरी भाषा में अपन स्टार्टिंग बोल सकते हैं, यानी शुरुआत के समय में जब मोटर गति प्राप्त करती है उस समय। या दूसरा ऑप्शन आप दे सकते थे, रोटर गति और सिंक्रोनस गति जब बराबर होती है तो उस समय जो है रोटर गति जो है वो 0 होती है, तब आपके स्लिप का मान जो है वो इकाई होता है। यानी NR का मान अगर 0 हो तब उस समय जो स्लिप है वो पूरी हो जाती है, इकाई हो जाती है, ठीक है। यानी स्टैंड स्टिल कंडीशन, स्टार्टिंग कंडीशन या फिर रोटर गति 0, ये आप लिख सकते थे। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि सिंक्रोनस जनरेटर, जिसको अपन अल्टरनेटर भी बोलते हैं, कि किस भाग को एक्साइटर के द्वारा DC दी जाती है। तो देखो हम सब जानते हैं कि एक्साइटर को हिंदी में उत्तेजक बोलते हैं और इसका काम होता है रोटर को उत्तेजित करना। 2 स्लिप रिंग लगा करके हम रोटर को DC देते हैं, तो एक्साइटर के द्वारा रोटर को DC दी जाती है ताकि रोटर उत्तेजित होकर मैग्नेटिक फ्लक्स का निर्माण करें। स्टेटर चालकों के द्वारा उसका छेदन कर लिया जाता है। और आगे पूछा सप्लाई फ्रीक्वेंसी F हो और स्लिप S हो तो रोटर फ्रीक्वेंसी का सही फॉर्मूला क्या होगा। इंडक्शन मोटर का ही सवाल है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है इस पर आधारित, तो इसलिए दे भी दिया इन्होंने पेपर में। रोटर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो होता है S/F, यानी स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है फॉर्मूला, या स्टेटर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो इसको, है ना। रोटर फ्रीक्वेंसी हमेशा बहुत कम होती है। और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य की यूनिट पूछी है आपसे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हो इसको, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता भी बोलते हैं। H से इसको दर्शाया जाता है और इसके लिए फॉर्मूला होता है N/I/L, यानी एम्पियर में धारा, टर्न T और लंबाई जो है वो मीटर में, तो एम्पियर टर्न प्रति मीटर इसकी इकाई बनती है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट जब पूछी जाती है
तो एम्पेयर टर्न प्रति मीटर जो है वो इसकी यूनिट बनेगी। सी उत्तर इसका आपको करना था। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होती है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि ये किसी का गलत हुआ होगा। क्या आयरन लॉस और कॉपर लॉस जब बराबर होते हैं तो ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर काम करता है। और फेराड जो है वो किसकी यूनिट है, ऐसा सवाल पूछा तो ये कैपेसिटेंस की यूनिट होती है, धारिता की यूनिट बोलते हैं अपन इसको, फेराड। और छोटी इकाइयाँ अगर पूछे आपसे तो नैनो फेराड, पिको फेराड में भी होती है, माइक्रो फेराड भी होती है। यानी यूनिट पूछी थी तो फेराड जो है वो कैपेसिटेंस की यूनिट है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच फेज डिफरेंस पूछा। देखो भाई, प्राइमरी जो होती है उस पर आरोपित वोल्टेज V1 और सेकेंडरी में इंड्यूस वोल्टेज E2 कहलाता है और इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का फेज अंतर होता है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो वोल्टेज है 180 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट पर स्थापित होती है। आपको 180 डिग्री वाले ऑप्शन के साथ जाना था, जो भी है ऑप्शन पर निर्भर करेगा सवाल तो। और आगे पूछा कि अगर सिंक्रोनस मोटर शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो क्या होगा। देखो, शॉर्ट सर्किट होने का मतलब क्या है? अगर मोटर में शॉर्ट सर्किट आता है तो मोटर जल जाएगी और तो कोई ऑप्शन नहीं है भाई। वैसे अगर शॉर्ट सर्किट होती है तो देखो फ्यूज उड़ा देगा, लेकिन अब किस कंडीशंस में पूछा गया और बाकी ऑप्शन क्या थे, उत्तर इस बात पर भी निर्भर करेगा कि और ऑप्शन क्या थे। वैसे अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो मोटर जलेगी या मोटर नहीं चलेगी, जो भी है ऑप्शन क्या था, जब फाइनल अपने को आंसर मिल जाएगा तो अपन इसका आंसर कर पाएंगे। आगे दोस्तों सवाल पूछा, नेपर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पूछा था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेपर फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होता है कि बीटा बराबर इंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना था, RL/2 L, यानी उस इंडक्टर का प्रतिरोध कितना है RL और L यानी हेनरी में उसका इंडक्टेंस मान कितना है, तो 2 इंडक्टेंस। फॉर्मूला रहेगा आपका RL/2L आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल पूछा, 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं। अब 3 फेज का ब्रिज हो या 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर भी अगर सवाल दे देता ना ब्रिज की जगह, चाहे दूसरा फुल नाम लेवे ना देवे, तो 3 फेज रेक्टिफायर जो फुल वेव वाले होते हैं उनमें 6 डायोड होते हैं। 6 डायोड की ऑप्शन की तरफ आपको जाना था। और BJT में बीटा जो होता है वो किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो बीटा वैसे जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है कलेक्टर करंट और बेस करंट का अनुपात। तो कलेक्टर करंट और बेस करंट के बीच ही संबंध दर्शाता है, ये मान लीजिए आप। बीटा का मान इकाई से बहुत अधिक होता है। कलेक्टर करंट और बेस करंट का अनुपात जो होता है वो बीटा कहलाता है। कुल मिलाकर के अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको अपन, यानी काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो काम में ली गई। और आगे सवाल पूछा कि स्लिप किन के बीच संबंध दर्शाता है, तो रोटर गति और सिंक्रोनस गति के बीच का संबंध है ना। सिंक्रोनस गति और रोटर गति के बीच का जो अंतर होता है उसी को तो अपन स्लिप बोलते हैं। जितना RPM में हो सीधा आ जाएगा, अंशीय स्लिप निकालनी है तो हो जाएगा, प्रतिशत में निकालना है तो आ जाएगा। रोटर गति और सिंक्रोनस गति के बीच जो संबंध है वो स्लिप कहलाती है। आगे सवाल पूछा, रोटर की इनपुट पावर, तो रोटर की इनपुट पावर होती है कि जनरेटेड पावर होती है ना उसमें से 1 माइनस स्लिप कर दो, क्योंकि रोटर कॉपर लॉस के लिए फॉर्मूला क्या है, स्लिप इनटू रोटर इनपुट पावर। रोटर कॉपर लॉस बराबर क्या फॉर्मूला है, स्लिप इनटू रोटर इनपुट पावर। और अब जब आपसे रोटर पूछा गया तो रोटर की जो इनपुट पावर पूछी गई है तो आपको क्या करना है, जनरेटेड पावर जो है उसमें 1 माइनस स्लिप, यानी जो रोटर का जो RPM रह जाता है उससे कैलकुलेट कर दीजिए, जनरेटेड पावर का आ जाएगा। और नेक्स्ट पूछा, क्यूरी पॉइंट किसे बोलते हैं, मैग्नेट पर आधारित है। क्यूरी जो है ये चुंबकीय पदार्थों का तापमान के साथ जो चुंबकशीलता परिवर्तित होती है उनके बीच संबंध दर्शाता है, यानी चुंबक और ताप के बीच संबंध दर्शाने वाले नियम को क्यूरी-वेस नियम कहा जाता है। और वास्तव में क्यूरी-वेस नियम क्या होता है कि वह तापमान जिस पर एक फेरो चुंबकीय पदार्थ पेरा चुंबकीय पदार्थ बन जाता है उसे क्यूरी पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, तापमान होता है, ध्यान रखें, फेरो जो होता है वो पेरा बनता है। फेरो मैग्नेट इज़ कन्वर्ट इनटू या बिकम्स पेरा मैग्नेट। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सवाल था। क्यूरी पॉइंट के बारे में मैंने पहले कई बार आपको करवाया हुआ भी है। और गैल्वेनोमीटर की डैम्पिंग के बारे में सवाल पूछा तो एडी करंट डैम्पिंग होती है गैल्वेनोमीटर में, PMMC मीटर में भी एडी करंट होती है और सबसे अधिक दक्षता वाली भी इसी को मानते हैं डैम्पिंग, ध्यान रखें। और अस्थायी वायरिंग का प्रकार पूछा आगे, तो क्लीट वायरिंग जो है वो टेम्परेरी वायरिंग का प्रकार होता है, बाकी केसिंग केपिंग और जितनी भी है वो सब
अपने स्थायी वायरिंग ही मानी जाती है। तो क्लीट वायरिंग जो है इसका सही आंसर रहेगा, अस्थायी वायरिंग जो इसका उत्तर करेंगे। आगे दोस्तों कहते हैं कि सवाल भी पूछा, एक न्यूमेरिकल पूछा, 50 रटन 4 पोल है और 4% स्लिप है मोटर में, तो रोटर गति पूछी थी आपसे। देखो 50 रटन और 4 पोल वाली का जब सबसे पहले आप सिंक्रोनस गति निकालेंगे तो वो आएगी 1500 आरपीएम। सिंक्रोनस गति कितना आएगा? 1500 आरपीएम। इसके लिए क्या फॉर्मूला है? F × 120/P। तो उस सिंक्रोनस गति जो 1500 आरपीएम आई थी उसका आपको क्या करना है? 4% स्लिप निकालना है, यानी 96% निकाल दो। बात तो एक ही है ना, 4% स्लिप हो गया तो रोटर 96 आरपीएम पर चल रहा है, 96% पर, तो 1440 आरपीएम आ जाएगा। यानी रोटर गति जो है वो 1440 आरपीएम आपको करना था उत्तर। और इसमें 2 सवाल बता रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं कि सुपर टेंशन केबल का पूछा और कुछ स्टूडेंट का मानना है कि एक्स्ट्रा सुपर टेंशन का पूछा था। ठीक है, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन EHT को ही बोलते हैं, ध्यान रखना। यानी एक्स्ट्रा सुपर टेंशन या एक्स्ट्रा हाई टेंशन बात एक ही है। देखो अगर ST केबल का पूछा है तो 11 से लेकर 33 तक था, और अगर एक्स्ट्रा हाई टेंशन का पूछा था आपसे EST का तो वो 33 किलोवोल्ट से ऊपर होती है। वैसे 33 से 66 होती है, और अगर स्टार्टिंग पूछा है तो वो 33 किलोवोल्ट से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन की 3 लैंग्वेज है मेरे पास। एक ये था कि सुपर टेंशन केबल की रेंज, तब उत्तर 11 से 33 आएगा। EST केबल का रेंज तो 33 किलोवोल्ट से अधिक, यानी 66 किलोवोल्ट तक। फिर कहते हैं कि EST वोल्टेज रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, ये पूछा तो 33 kV से अधिक पर स्टार्ट हो जाती है। और आगे दोस्तों सवाल पूछा रेजिस्टिविटी का। प्रतिरोधकता की इकाई पूछी थी, ओम मीटर होती है। रेजिस्टिविटी हम सब जानते हैं ओम मीटर, ओम सेमी भी होती है, पर वो ऑप्शन अगर नहीं है तो ओम मीटर ही करेंगे। और नो लोड पर ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी लॉस होती है, तो ओनली कोर लॉस इसका ऑप्शन था। ठीक है, कोर लॉस था। लोहे हानि को इंग्लिश में आयरन लॉस या कोर लॉस भी लिखते हैं, तो ओनली कोर लॉस आएगा नो लोड पर। ओपन सर्किट टेस्ट से इसका पता कर लेते हैं अपन। और सर्वाधिक दक्षता किस लैंप की थी? देखो अगर लैंप के अकॉर्डिंग पूछा है तब तो सोडियम वेपर लैंप आएगा, क्योंकि इसकी दक्षता हम 110 ल्यूमन प्रति वाट मानते हैं। और अगर तुलनात्मक रूप से सोडियम वेपर लैंप का नाम ही नहीं दिया तब आपको LED वाला ऑप्शन करना था, लाइट इमिटिंग डायोड। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा सवाल क्या दिया था। सोडियम वेपर लैंप अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप LED कर सकते हो, LED वाला उत्तर आपका सही मान लिया जाएगा। और वैद्युतिक अपघटन का नियम किसने दिया करें, ऐसा सवाल पूछा तो ये तो फैराडे का ही था, सेलों से संबंधित जो नियम पूछे थे। और अल्टरनेटर की स्पीड बढ़ाने से सप्लाई फ्रीक्वेंसी में क्या बदलाव होगा, तो बड़ा साधारण सा है। फ्रीक्वेंसी जो है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है, क्योंकि Pn/120 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर गति बढ़ेगी तो सीधी सी बात है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। और एक दोस्तों कह रहे हैं कि सवाल पूछा कि अमेरिकन स्टैंडर्ड गेज 36 AWG का पूछा था, SWG का नहीं। खैर अमेरिकन स्टैंडर्ड वायर गेज, उसको अगर इंच में बदलेंगे तो वो कितना होगा, तो ये तो भाई आपको याद ही रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड आंकड़ा है। इस तरह के सवालों का कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलत भी हो जाता है, छोड़ भी दिया आपने तो, क्योंकि एक एक को रट्टे मारना संभव नहीं था, इसलिए ये तो चलेगा, कोई बात नहीं। 0.0076 जो है वो इंच होता है। बस दोस्तों यही 25 क्वेश्चन थे पेपर के एनालिसिस करने के लिए। बाकी और जितने भी है क्वेश्चन वो मेन पेपर आएगा तब सोल्व करवाएंगे। आपका एग्ज़ाम अगर नहीं हुआ तो ध्यान रखें, पेपर का लेवल अच्छा है और जो जनरल चीज़ें हैं वही पूछी जा रही है। आपको एक अच्छे लेवल की तैयारी चाहिएगी, मतलब नॉर्मल तैयारी से काम भी नहीं चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अलग से भी कुछ नहीं पूछ रहे, वही चीज़ें पूछ रहे हैं जो हम बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं वही वाली। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।